हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश शूटर पे। अगेन एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं आज द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से। आर्टिकल का नाम है द इंजेन्युअस वर्चुओसो। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है इलॉन मस्क पे। आप जानते होंगे इनको, अमेरिकन पर्सनैलिटी हैं, बिलियनर हैं। तो क्या ये करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और कितनी पावर ये अपने पास रखते हैं, इस आर्टिकल में आपको पता लगेगा। चलिए शुरू करेंगे इस आर्टिकल को आज के क्विज़ के साथ में। अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट करना इंग्लिश में। आप जो पढ़ रहे हो उसमें से कुछ कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे क्लास के लास्ट में। पूरे मन से इनको ट्राई देनी है आपको। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे द इंजेन्युअस वर्चुसो। आज शुरू में ही भारी भरकम वोकैब है और यही ऑब्जेक्टिव है इस आर्टिकल को लेने का। पहले वर्चुसो वर्ड पे नज़र डालेंगे। इसका मतलब होता है जानकार, यानी कि एक्सपर्ट। अभी ब्रेक करके बताऊंगा इस वर्ड को, पहले इसका मीनिंग समझ लो। और इंजेन्युअस वर्ड का मतलब होता है जो बड़ा भोला भाला हो, जिसको दुनियादारी की समझ ना हो। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है हमारे पास, नाइव। भोले वाले के लिए नाइव। कह रहे एक भोला भाला सा एक्सपर्ट हमें मिला है, एक ऐसा आदमी जिसको दुनियादारी की समझ बहुत कम है, लेकिन बावजूद उसके टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो ऐसा वर्चुअसो है जिससे टक्कर करने वाला आपको कोई और नहीं मिलेगा। बात हो रही है इलॉन मस्क की। द इंजेन्युअस वर्चुअसो उसको बुलाया जा रहा है। समझ में आ गया फ्रेज? अब इन दोनों वर्ड्स पर नज़र डालेंगे। फटाफट इस तरीके से बताऊंगा कि ज़िंदगी भर आपको इनको याद रहे। वर्चुअसो वर्ड बना है वर्चू नाम के वर्ड से। वर्चू, वर्चू का मतलब होता है आपके गुण। तो वर्चुअसो वो आदमी है जिसमें किसी फील्ड के अंदर बहुत सारे गुण हैं। जैसे अमिताभ बच्चन एक्टिंग के फील्ड का वर्चुअसो है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के फील्ड के वर्चुअसो हैं, नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के फील्ड के वर्चुअसो हैं। आ रही बात समझ में? इनमें बहुत सारे वर्चू हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन किसी खास फील्ड के अंदर। तो वर्चुअसो वर्ड को ऐसे आपको याद रखना है। इसको एक्सपर्ट, एडेप्ट, स्पेशलिस्ट या मेवन भी बोल सकते हैं। अब देखो ये दूसरा वर्ड इंजेन्युअस, इसको भी देख लेते हैं। इंजेन्युअस वो आदमी है जो सच में जेन्युइन है, एकदम सच बोलता है, ऑनेस्ट है, चाइल्ड लाइक है, बच्चों के जैसा है, दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, सच्ची बात करता है, सीधी बात करता है। याद रह जाएगा ये वर्ड। अब देखो इंजेन्युअस का बिल्कुल उल्टा डिसइंजेन्युअस, जो आदमी जलेबी जैसा होगा, डिसऑनेस्ट होगा, बात बात पे झूठ बोलता होगा। तो इंजेन्युअस, इंजेन्युअस मतलब जेन्युइन, डिसइंजेन्युअस मतलब फर्जी, है ना, मतलब फर्जी। अब इन दोनों वर्ड्स को तो आपने देख लिया। इससे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी ये वाला वर्ड। कौन सा वर्ड? इंजीनियस। इंजेन्युअस कौन है? जो जेन्युइन है। इंजीनियस वो है जो जीनियस है। जीनियस का मतलब समझते हैं ना? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड के अंदर आर्टफुल, एक्सपर्ट या सीजन पर्सन, या यूं कह दें दूसरे शब्दों में वर्चुअसो जो होता है वो इंजीनियस होता है। तो इंजेन्युअस और इंजीनियस वर्ड को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें जेन्युइन आ रहा है तो ये बच्चों जैसा हो गया, ऑनेस्ट हो गया। इसमें जीनियस आ रहा है तो ये बहुत ही एक्सपर्ट हो गया, आर्टफुल या वर्चुअसो हो गया। तो ये 5-6 वर्ड्स दिमाग में आपके अब बैठ जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें इलॉन मस्क के बारे में और क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है मिस्टर इलॉन मस्क सीम्स wields द टेक्नोलॉजिकल पावर टू ट्रांसफॉर्म द अर्थ्स फ्यूचर। देखो ये जो आप आर्टिकल देखते हो ना, ये होते हैं 1200 वर्ड्स के, और अब आपके सामने जो आर्टिकल मैं लेकर के आया हूँ ये है 400 वर्ड्स का। तो मुझे 1200 से 400 वर्ड करना पड़ता है, इन आर्टिकल को छोटा करके आपको पढ़ाना पड़ता है। क्या करता हूँ मैं 5-5 सेंटेंसेस को ब्रेक हटा देता हूँ और उनको समरी करके एक छोटे से एक सेंटेंस में ले आता हूँ, ताकि आपको ग्रामर वोकैब के रूल भी पढ़ा सकूँ अंदर ऐड करके। तो इस चक्कर में कभी कभी मुझसे रह जाती हैं एरर्स, और इस सेंटेंस में वैसे एक एरर हो गई है। यहाँ पे सीम्स को निकाल दो, ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, इलॉन मस्क wields द टेक्नोलॉजिकल पावर। बात आ गई समझ में? सीम्स क्या है? एक मिसप्रिंट है। कह रहे इलॉन मस्क जो है वो विल्ड करते हैं। विल्ड करने का मतलब होता है प्रयोग करना या कंट्रोल करना। और किस चीज़ को? किसी पावर को। कह रहे इलॉन मस्क जो है बहुत सारी पावर को विल्ड करते हैं, प्रयोग करते हैं या कंट्रोल करते हैं। और पावर कैसी है? जो है टेक्नोलॉजिकल पावर, तकनीक से निकलने वाली ताकत। अच्छा क्यों विल्ड करते हैं भाई? ये विल्ड करते हैं ताकि ये ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, पूरे तरीके से बदल पाएँ। और किसको? हमारी अर्थ के फ्यूचर को, धरती के भविष्य को। बात आ गई समझ में? तो ये आदमी हो सकता है, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है। दुनिया का फ्यूचर जो है बदलने की ताकत अकेला ये आदमी अपनी जेब में रखता है, अपने दिमाग में रखता है। मस्क की वर्ब होगी विल्ड,
विल्ड नाम का वर्ब आपको पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस के साथ में मिलेगा। इस विल्ड नाम के वर्ड का मतलब ही होता है सत्ता को, ताकत को एक्सरसाइज या कंट्रोल करना, उसका प्रयोग करना या उसको कंट्रोल करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आपके साथ डिस्कस करूंगा जल्दी से। पहले आपसे सवाल है, अर्थ के आगे जो द लगा हुआ है, क्या ये सही है गलत है? किसी प्लैनेट, स्टार या सैटेलाइट के आगे जब आप द लगाते हैं, क्या ग्रामेटिकली ये सही है या ये गलत है? चलो सीधी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के आगे, नाम के आगे आपको द नहीं लगाना है। आ रही बात समझ में? कोई सितारा, कोई तारा, कोई ग्रह, उपग्रह हो, उसके नाम के आगे द नहीं आता। मरकरी, विनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनके नाम के आगे द नहीं आएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि धरती, सूरज और चंदा मामा, इन तीनों के नाम के आगे द लगाया जाता है। और ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्चुअल में इसी रूल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसे है? देखो, धरती जो अर्थ है ना, ये नाम हमने इसका रखा है, एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नेम है टेरा। हमारी धरती का साइंटिफिक नेम क्या है? टेरा। जैसे नेपच्यून एक प्लेनेट है, जैसे मरकरी एक प्लेनेट है, वैसे ही टेरा भी एक प्लेनेट है। लेकिन इसको प्यार से हम बोल देते हैं धरती, यानी कि अर्थ। तो जब इनके प्यार वाले नाम हम यूज़ करते हैं ना, तो इनके आगे हम द लगा देते हैं। वैसे इस मून का असली नाम क्या है? लूना। लेकिन इसका प्यार वाला घर का नाम हमने रख दिया है मून, यानी कि चंदा मामा, इसलिए इसके आगे आप द लगा हुआ देखेंगे। वैसे ही सन का असली नाम है हिलियो, हिलियो, लेकिन इसको प्यार से हम बोल देते हैं सूरज, सन, तो इसके आगे हम द लगा देते हैं। तो समझ में आ गई बात? ये रूल का एक्सेप्शन ऐसा क्यों बना है? क्योंकि इनके असली नाम हम नहीं ले रहे हैं। जिस दिन असली नाम लोगे, कहीं टेरा लिखोगे, टेरा का टी बड़ा करोगे, इसके आगे का द अपने आप ही हट जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बनाता हूँ आपके सामने, देखो कैसे इनको अप्लाई करना है रूल्स को। अर्थ इज़ 5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द वीनस। धरती जो है 5 मिलियन लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष दूर है वीनस नाम के प्लैनेट से। अर्थ के आगे क्या होना चाहिए था? द लगना चाहिए था। यहाँ पे क्या लगना चाहिए था? द लगना चाहिए था। तो यहाँ पे लगा दो द, ठीक है, द लगा दो। और इस अर्थ का ई छोटा कर दो, क्योंकि ये प्यार का लिखा हुआ नाम है, ई को बड़ा नहीं करना है। और वीनस का जो वी बड़ा है, इसका साइंटिफिक नेम आपने यूज़ किया है, वीनस का मतलब होता है शुक्र ग्रह, तो इसके आगे का द आपको निकाल देना है। बस यही सिंपल सा रूल है। अगला सेंटेंस देखो, टेम्परेचर ऑन द मरकरी इज़ 50% ऑफ सन। मरकरी का जो टेम्परेचर है वो सन का 50% है। मान लो सन पे 1000 डिग्री है ना, तो मरकरी पे 500 डिग्री आपको मिलेगा। मरकरी भी एक प्लैनेट है, हिंदी में इसको बोलते हैं बुध ग्रह। इसके आगे का द निकाल दो। एम को आप ऑलरेडी बड़ा रख रहे हो, एक प्रॉपर नाउन बना रहे हो इसको। और सन जो है उसको हम प्यार से सन बुला रहे हैं, इसका एस हमने छोटा रखा है, इसके आगे आपको द लगाना पड़ेगा। यहाँ लिख दो द सन। समझ में आ गया रूल? याद रहेगा? चलो अब इस रूल का एक और एक्सटेंशन करवा रहा हूँ फटाफट से। एक्सटेंशन ये है कि आजकल कुछ राइटर्स सन, मून और अर्थ को प्रॉपर नाउन भी ट्रीट करने लगे हैं। वो ये कहते हैं कि टेरा जो है ना, टेरा, अब इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अर्थ है ना, अर्थ, इसी का ई बड़ा कर दो। जैसे ही इसका ई बड़ा करोगे, ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन, और इसके आगे का द निकाल दो। तो ये रूल का एक्सटेंशन ये कहता है कि कुछ राइटर्स जो अर्थ, मून और सन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं, इनका ई, एम और एस बड़ा कर देते हैं, वो अपने आगे कभी भी द नहीं लेते। तो अगर आप यहाँ पे द अर्थ देख रहे हो, ई छोटा है, मान लीजिए इस ई को मैं बड़ा कर दूँ, इस ई को मैं बड़ा कर दूं, उस केस में ये द निकल जाएगा। और जैसे इस सन को आप देख रहे हो, मान लीजिए इस सन को मैं एस बड़ा कर दूं, ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा उस राइटर के हिसाब से, और द निकल जाएगा। तो ये रूल आपको दोनों याद रखने हैं। अर्थ, मून और सन का पहला लेटर देखना है कौन सा लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ वोकैब, ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। साथ ही जो लास्ट सेंटेंस आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने एक एरर छोड़ दी है अभी भी जानबूझ के। ये तो सही कर दिया हमने, द व लगाना निकालना है तो हो गया। इसके बावजूद किसी और कॉन्सेप्ट की एक एरर इसमें अभी भी रखी है। आज मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आप खुद से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को आती है। सब लोग कोशिश करना, गलत या सही होगा मैं कमेंट्स में आपको बता दूंगा। चलो अब वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। एग्ज़ाम सभी नोटिफाई हो चुके हैं। अगले 6 महीने में एसएससी के, बैंकिंग के कई सारे एग्जाम्स आप देखेंगे। होपफुली आपने तैयारी शुरू कर दी है, और अगर अब तक नहीं की है तो मेरी गाइडेंस में YT ऐप पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा है। 3 तरह के कोर्स मिलेंगे आपको ऐप पे। एक है राइटिंग का कोर्स, जिसमें 60 से 70 घंटे में डिस्क्रिप्टिव लिखना आप सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। हज़ारों लोग फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी फ़ायदा ले पाएंगे इस कोर्स का। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, ताकि हर आदमी सीख सके। उसी तरीके से आपको मिलेगा एसएससी का कोर्स, और मिल जाएगा आपको बैंकिंग का कोर्स। दोनों कोर्सेज़ को नए पैटर्न के हिसाब से अपडेट कर दिया गया है। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज़ 444 में इस कोड के साथ अवेलेबल हैं। दोनों कोर्सेज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर आप मेरी टीम से बात करें। चलिए ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, 4 ही वर्ड्स हैं आज। पहला वर्ड है नाइव,
नाइव का मतलब है भोला वाला, इनोसेंट, इग्नोरेंट, दुनियादारी जो ना समझता हो। इसको चाइल्ड लाइक यानी बच्चों की तरह रहने वाला आदमी बोल सकते हो। अनसोफिस्टिकेटेड भी इसका सिनोनिम है। इनजेन्युअस जो आपने अभी भी आज ऊपर देखा वो भी इसका सिनोनिम है। और लास्ट में इसको एक इडियम से बताया जाता है, बेब इन द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल, बेब मतलब बच्चा। तो जो आदमी बहुत भोला भाला है, दुनियादारी नहीं जानता, तो वो बेब इन द वुड्स भी हो गया, जंगल में छोटे बच्चे की तरह भी कहलाता है। इट वुड बी नाइव टू बिलीव दैट वेल्थ डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू योर लाइफ क्वालिटी। ये बहुत ही बच्चों वाली बात होगी, बहुत ही अनाड़ियों वाली बात होगी इस चीज़ को मान लेना कि जो समृद्धि है, जो पैसा है, जो धन दौलत है, आपकी जीवन जीने की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई डिफरेंस नहीं डालती है। तो ये बहुत बचकानी बात है ना। वेल्थ के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, इस तरह से वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेल। प्रिवेल भी आर्टिकल में देखेंगे। प्रिवेल का मतलब होता है जीतना, किसी चीज़ को डोमिनेट करना। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल। बावजूद रिटोरिक के, बावजूद बड़ी बड़ी बातों के जो है सुधारों को लेकर के हुआ क्या, आज भी गरीबी और करप्शन, भ्रष्टाचार प्रिवेल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, है ना। सुधार की बात तो बहुत होती है, लेकिन दोनों चीज़ें आज भी चल रही हैं बराबर, एकदम जैसे चलती थी पहले। इसको परसिस्ट करना और ट्रायम्फ करना भी बोलते हैं, जीत लेने को, डोमिनेट करने को। तो ये वर्ड भी आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड। क्लाउड होता है आपका इन्फ्लुएंस, आपका स्वे, आपका प्रभाव, आपका रुतबा, अथॉरिटी या पावर भी बोल सकते हैं। द कंपनी यूज्ड देयर क्लाउड टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। कंपनीज जो है उन्होंने इस्तेमाल किया अपने रुतबे को, अपने इन्फ्लुएंस को, ताकि वो पॉलिसी को ही इन्फ्लुएंस कर दे, सरकार के द्वारा बनने वाली नीति को ही बदल दे, है ना। इस तरीके से कंपनियां यूज़ करती हैं अपने क्लाउड को। लास्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। पहली जो चीज़ बहुत सिंपल हो और बहुत प्योर हो। दूसरा चेस्ट वर्ड जो है विमेन के साथ जोड़ा जाता है, औरतों के साथ। ऐसी औरतें जो सेलिबसी को फॉलो करती हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य को, या फिर जो औरतें वर्जिनिटी होती हैं, मतलब वर्जिनिटी के जो वर्चू होते हैं जिनमें, उनके लिए भी चेस्ट नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये आजकल के लिटरेचर में आपको ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले के लिटरेचर में औरतों के लिए चेस्ट वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत जो है तवज्जो दी जाती थी आज से 50-100 साल पहले, है ना। तो ये चेस्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया, सिंपल एंड प्योर। द ओल्ड वुमन हैड अ चेस्ट अफेक्शन फॉर किड्स। जो एक बूढ़ी औरत थी उसके पास एक चेस्ट अफेक्शन था। चेस्ट मतलब प्योर, एक प्योर सा अफेक्शन था, प्यार था छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए। बस यही 4 वर्ड्स हैं आज। अब एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, आपको पता लगे किस बारे में लिखा गया है। इलोन मस्क के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी हैं, और अगर आप इनको एनालाइज करोगे, इनकी ज़िंदगी को, इनके कामों को, तो आपको पता लगेगा कि ये तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन है। क्यों? ये टेस्ला मोटर चलाते हैं, जो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी कंपनी है इलेक्ट्रिक कार्स में, और इस टेस्ला मोटर की वजह से दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन चुके हैं। फिर ये स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी चलाते हैं, जो कि इतने सस्ते और इतने बढ़िया रॉकेट्स बनाती है कि नासा अब इनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। फिर ये स्टारलिंक नाम की कंपनी चलाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट ले जाना और इंटरनेट काट देना अब इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है। तो ऐसा आदमी जिसके पास इतना दिमाग है, इतना टेक्नोलॉजी को जानता है, एक्चुअल में दुनिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन होना चाहिए। लेकिन अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये बहुत भोले भाले भी हैं, इनको दुनियादारी की नॉलेज बहुत कम है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मिस्टर मस्क को ये समझना चाहिए, अपनी पावर्स के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास इनको होना पड़ेगा। आने वाले टाइम के अंदर इनकी पावर्स दुनिया का फ्यूचर बदल भी सकती है और तबाही ला भी सकती है। आज की टोन है सजेस्टिंग, इलोन मस्क के लिए सजेशंस हैं, साथ ही ये कंसर्न्ड, इनको लेकर के हमारा लेखक जो है आर्टिकल का थोड़ा सा चिंतित भी है। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। कह रहा है, एज द बॉस ऑफ टेस्ला, द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूबल कार मेकर, एंड स्पेसएक्स द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल यूनिकॉर्न। कह रहा है, इलोन मस्क इज द स्टफ ऑफ बिजनेस लेजेंड। कह रहा है, एज का मतलब होता है के तौर पर। अच्छा, किसके तौर पर भाई? बॉस होने के तौर पे टेस्ला नाम की कंपनी के। अच्छा, टेस्ला क्या है? अब देख रहे हो ये कोमा और ये वाला कोमा, इस दोनों के बीच में जो रखा गया है इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, NIA। इसका मतलब क्या है? टेस्ला मोटर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दोनों कोमा इस चीज़ को बता रहे हैं। कह रहे बॉस होने के तौर पे टेस्ला मोटर के, वो टेस्ला मोटर जो दुनिया की सबसे कीमती कार मेकर कंपनी है, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल ऑटो कंपनी है। कह रहा है, एंड
SpaceX, ये बॉस SpaceX के भी हैं। और ये SpaceX क्या है, अगेन कोमा से कोमा के बीच में लगा के बता रहा है, ये है दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी दूसरी वैल्यूबल यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आप जानते हैं ना, $100 बिलियन, $1 बिलियन से जो बड़ी कंपनी हो जाती है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो कह रहे SpaceX जो दुनिया का सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है। कह रहे इन दोनों के बॉस होने के तौर पे जो ये इलोन मस्क नाम का आदमी है ना, ये एक स्टफ है, ये एक मटेरियल है बिजनेस लेजेंड का। ये स्टफ ऑफ बिजनेस लेजेंड का मतलब क्या है, इनके रोम रोम में ये पूरा जो मटेरियल जो आदमी है, ये बिजनेस लेजेंड से, इस आदमी के रोम रोम में एक बिजनेस लेजेंड आपको देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में, पूरा स्टफ जो है ना, इनकी पूरी बॉडी जो है, वहाँ से आपको बिजनेस लेजेंड की फीलिंग आएगी। सेंटेंस समझ चुके हैं। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इलोन मस्क, मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। और वर्ब है इसकी इज। ये आगे कह रहा है एज अ गिफ्टेड टेक्नोलॉजिस्ट विद एन एंड्यूरिंग एयर ऑफ मिसफिट एडोलिसेंस ही ऑल्सो हैज़ मोर देन अ विफ ऑफ द कॉमिक बुक अबाउट हिम। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ सेंटेंस है, ध्यान से समझना। कह रहा है इस तौर पे, एज किस तौर पे भाई, एक गिफ्टेड टेक्नोलॉजिस्ट होने के तौर पे। टेक्नोलॉजिस्ट वो आदमी है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक्सपर्ट है, गिफ्टेड वो है जिसको गॉड गिफ्ट मिला है ये सारा का सारा दिमाग। कह रहा है ऐसे दिमागी होने के तौर पे, गॉड गिफ्टेड टेक्नोलॉजिस्ट होने के तौर पे, और वो टेक्नोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ के साथ में, और किस चीज़ के साथ में, जिसके पास है एक एंड्यूरिंग एयर। देखो एंड्यूरिंग का मतलब है लंबी, टिकाऊ, और एयर का मतलब होता है स्वभाव। आपकी जो पर्सनैलिटी जो झलकती है ना बाहर आपके आसपास की, वो कहलाती है आपकी एयर। कह रहा है इनका एक ऐसा स्वभाव भी है, एंड्यूरिंग एयर इनसे निकलती है, जो है मिसफिट एडोलिसेंस की। एडोलिसेंस का मतलब होता है 18, 19, 20 साल का जो आपका वक्त होता है ना, जब आप अडल्ट बनने की राह पे होते हो, 16 से 18, 19 साल की उम्र। और मिसफिट का मतलब होता है जो आदमी फिट ना हो पा रहा हो, जो बड़ा अजीब गरीब हो, जो समाज के अंदर सेट ना बैठता हो। तो कह रहा है एक तो गिफ्टेड टेक्नोलॉजिस्ट लगते हैं, इनको देखते ही पता लगता है कि भगवान ने इनको नायाब तोहफा दिया है टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिमाग का। और दूसरा, इनसे ऐसी एयर आती है इनके आसपास से कि जैसे ये 16 से 18 साल के कोई बच्चे हैं जो समाज में फिट नहीं हो पा रहे हैं, एकदम मिसफिट टाइप के पर्सन हैं, बड़े अजीब से आदमी हैं। कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों के होने के तौर पर, कह रहा है इसी के साथ में इस आदमी के पास है, ही ऑल्सो हैज़, और क्या है, एक विफ है, एक खुशबू है। विफ का मतलब है खुशबू या सेंट, और किसकी, एक कॉमिक बुक की, उसके बारे में। और उससे भी ज़्यादा है, खाली खुशबू नहीं है, खुशबू से भी ज़्यादा है। जैसे ही आप इलोन मस्क को देखोगे, इनको पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि ये तो कोई कॉमिक बुक का हीरो है। रियल लाइफ में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है ना। टेक्नोलॉजी भी जानता हो, समाज में घुल मिल ना पाता हो, दिमाग बड़ा तेज हो, बहुत पैसा हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, तो ऐसा तो कॉमिक बुक के हीरोज ही होते हैं, है ना। ऐसी इनसे खुशबू आती है। थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको ब्रेक करके समझाने की। ही सब्जेक्ट है, इलोन मस्क के लिए आया है जिसकी वर्ब है। विफ का मतलब होता है खुशबू, सेंट, अरोमा, है ना, फेंट स्मेल। एडोलिसेंस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट। 16 से 18 या 19 साल का जो आपका वक्त होता है, वो प्रोसेस या वो पीरियड कहलाता है आपकी एडोलिसेंस। अब देखो ये सेंस का मतलब होता है प्रोसेस, एडोली का मतलब हो गया एडल्ट। इससे 2 वर्ड्स और आपको याद रखने हैं जिनके पीछे सेंस आता है, एक है कन्वेलिसेंस, एक है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन। तो ऑब्सोलिसेंस का मतलब वो वाला पीरियड जब कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो रही होती है, जैसे सन 2005 से 2010 या 12 तक का पीरियड, जब घर घर कंप्यूटर आने लगा और टाइपराइटर्स जो हैं वो ऑब्सोलिसेंस का शिकार हो गए। बात आ रही है समझ में, वो वाली प्रोसेस, वो वाला पीरियड जब ये आउट ऑफ फैशन हो रहे थे। वैसे ही कन्वेलिसेंस का मतलब होता है द प्रोसेस या पीरियड ऑफ बिकमिंग हेल्दी। कन्वेल का मतलब हेल्दी। जब आपको चोट लगती है, आप 15 दिन आराम करते हो, तो आप कन्वेलिसेंस में होते हो। वो पीरियड आपकी हीलिंग का पीरियड कन्वेलिसेंस कहलाता है। तो 3 ही ये सेंस से बनने वाले अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने। और भी वर्ड्स हैं, लेकिन ये 3 आप बार बार आर्टिकल्स में देखोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहे व्हेन ही इज टॉक्ड अबाउट as an inspiration for Tony Stark in the Iron Man and Avengers movies। कह रहे when he is talked about, कह रहे जब उनकी बात होती है, talk about उनको किया जाता है पैसिव वॉइस में। और कैसे किया जाता है भाई, as an inspiration, एक प्रेरणा के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे। और किसके लिए, फॉर टोनी स्टार्क, टोनी स्टार्क नाम के कैरेक्टर के लिए, किरदार के लिए। और कौन सा किरदार, जो है इन द आयरन मैन एंड एवेंजर्स मूवीज़, जो इन दोनों तरह की मूवी की सीरीज़ में आता है। कह रहे जब जब दुनिया ये बात करती है कि इलोन मस्क ही इंस्पिरेशन है, इलोन मस्क ही प्रेरणा है टोनी स्टार्क को लिखने वाले कैरेक्टर के लिए,
जो कि आयरन मैन और एवेंजर्स में आता है, क्योंकि बिल्कुल दोनों एक जैसे ही हैं, है ना, इलॉन मस्क के जैसे लगता है टोनी स्टार्क। कह रहे जब ये बात होती है ना, कह रहे इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज, ये मैच इसलिए नहीं होती है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज, किस लिए, ही टू इज़ फेबुलसली रिच, कि जो टोनी स्टार्क है वो भी फेबुलसली रिच है। रिच का मतलब है अमीर, फेबुलसली का मतलब है बड़े ही अच्छे तरीके से, भारी भरकम तरीके से, हैंडसमली, एंड फ्रीक्वेंटली इरिटेटिंग इगोटिस्ट विद अ सेवियर कॉम्प्लेक्स, और वो एक बहुत ही जल्दी से, बहुत ही फ्रीक्वेंटली इरिटेट होने वाला इगोटिस्ट भी है। इगोटिस्ट का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जिसके पास एक सेवियर कॉम्प्लेक्स भी है। सेवियर कॉम्प्लेक्स मतलब आपका वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपको लगता है कि मैं ही दुनिया को सेव कर सकता हूँ, मैं ही दुनिया को बचा सकता हूँ। अच्छे सेंटेंस बने हुए हैं, घबराना नहीं है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। कह रहे जब जब इलॉन मस्क की बात होती है ना दुनिया भर में, कि इलॉन मस्क को देख करके ही टोनी स्टार्क का कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है, कह रहे ये इसलिए सिर्फ नहीं होती, यही रीज़न नहीं है कि जो इलॉन मस्क की तरह टोनी स्टार्क भी बड़ा अमीर था, और टोनी स्टार्क भी इलॉन मस्क की तरह एक ईगोटिस्ट था और बड़ा जल्दी इरिटेट हो जाता था, और उसके पास भी एक सेवियर कॉम्प्लेक्स था। कह रहे सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और भी रीजन्स है। अब वो और रीजन्स आपको आगे बताएगा। सेंटेंस समझ में आ गया ना। ही की वर्ब इज टॉक्ड अबाउट, ही आया इलॉन मस्क के लिए। इट की वर्ब इज, ही की वर्ब इज, ही आया यहाँ पे आयरन मैन के लिए, है ना, टोनी स्टार्क के लिए। ईगोटिस्ट का मतलब है जो आदमी अपने ऊपर ध्यान दे, ईगोटिस्ट सेल्फ सेंटर्ड हो। सेवियर कॉम्प्लेक्स आप जान गए हैं, जब आपको लगे कि मैं ही दुनिया को बचा सकता हूँ, है ना, दुनिया को जो है परेशानियों से, मुसीबतों से बचाना मेरी जो जिम्मेदारी है। अब बताएगा रीजन एक्चुअली क्या है। कह रहा है इट इज़ बिकॉज ही हैज़ एवरी इंटेंशन ऑफ यूजिंग द रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। कह रहा है रीज़न ये है कि क्योंकि उनके पास हर इंटेंशन है, इलॉन मस्क का पूरा इरादा है यूज़ करने का बड़ी ही स्पेशल, बड़ी ही रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को, तकनीक की ताकतों को। और कौन सी ताकतें? अंडर हिज कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में है आज की डेट में। और क्यों यूज़ करेगा? टू चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री, चेंज करने के लिए हिस्ट्री के फ्यूचर कोर्स को। कोर्स का मतलब है रास्ता। आ रही बात समझ में? तो इसने उसकी बुराई भी कर दी इलॉन मस्क की, और उसकी अच्छाई भी कर दी। बुराई ये कर दी कि बड़ा चिढ़ाऊ आदमी है, बड़ा इगोटिस्ट है, बड़ा ही सेवियर कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ही अमीर आदमी है, फेबुलसली अनाप शनाप इसके पास पैसा है। कह रहे ये तो है ही, लेकिन इसकी एक और अच्छी खूबी ये भी है कि इसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर बहुत है, और इसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, कैसे मैं धरती को और अच्छा बनाऊँ, चेंज कर दूँ फ्यूचर कोर्स ऑफ हमारी हिस्ट्री को। दोनों सेंटेंस मेरे ख्याल समझ चुके हैं। इट की वर्ब है इज, ही की वर्ब है हैज़, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। अब बताएगा ये क्या क्या कर रहे हैं, है ना, अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर्स के साथ। कह रहा है मिस्टर स्टार्क वांटेड टू पुट अ सूट ऑफ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट आर्मर अराउंड द वर्ल्ड। कह रहे जो टोनी स्टार्क था, जो आयरन मैन था, जिसने एवेंजर और आयरन मैन मूवियाँ बनाई हैं, कह रहा है वो टोनी स्टार्क चाहता था कि वो पुट कर दे, वो रख दे एक सूट को, एक सूट तो समझते ही आप, ये सूट है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट आर्मर का, ऐसे एक सुरक्षा कवच का जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो, जो कंप्यूटर के हिसाब से चलता हो, और कहाँ, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के चारों ओर। तो टोनी स्टार्क यही चाहता था कि मैं दुनिया को बचा लूं और उसके चारों तरफ एक कवर बना दूं जो आर्टिफिशियली कंप्यूटर के द्वारा, जो है कंप्यूटर के तरीके से इंटेलिजेंट हो और आर्मर का काम करे। स्टार्क की वो है वांटेड। अब ये मस्क की बात करेगा। कह रहा है मिस्टर मस्क वांट्स टू हेल्प स्टेबलाइज इट्स क्लाइमेट। और कह रहे हैं मिस्टर मस्क भी तो वही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कैसे भी करके स्टेबलाइज कर दें, स्थिर बना दें धरती के क्लाइमेट को। कह रहे हैं हैंस हिज फोकस ऑन इलेक्ट्रिक कार्स, इसलिए उनका सारा फोकस है बिजली से चलने वाली कारों पे। अच्छा, और क्या चाहते हैं? दूसरा ये चाहते हैं कि ये टू इस्टेब्लिश एन आउटपोस्ट ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ मार्स, कि ये इस्टेब्लिश कर दें एक दूर दराज के मंजिल को। आउटपोस्ट का मतलब होता है दूर दराज की एक मंजिल। जैसे इंडिया ने अपनी आउटपोस्ट बनाई हुई है अंडमान निकोबार के अंदर, है ना, चाइना ने अपनी आउटपोस्ट बनाई हुई है अफ्रीका के अंदर। दूर दराज का आपका रिमोट एरिया होता है, उसको बोलते हैं आपकी आउट की पोस्ट। तो ये भी तो यही चाहते हैं इलॉन मस्क कि इस्टेब्लिश कर दें एक धरती की आउटपोस्ट को, हमारी सिविलाइजेशन के आउटपोस्ट को, मार्स नाम के प्लैनेट पे। कह रहा है हैंस हिज लो कॉस्ट माइटी रॉकेट्स। कह रहा है इसलिए उसके कम कॉस्ट वाले लेकिन वेरी पावरफुल, वेरी माइटी रॉकेट्स। तो दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं। टोनी स्टार्क भी पागल था, ऐसे ही काम करना चाहता था। इलॉन मस्क भी धरती को बचाने में, धरती को स्टेबलाइज करने में, सभ्यता को बचाने के लिए ये सभी काम कर रहे हैं। मस्क की वो होगी वांट्स। और इसमें देखने वाली चीज़ें क्या हैं? आर्मर वर्ड को देख लेना। आर्मर का मतलब होता है प्रोटेक्टिव कवर, है ना। अब इस आर्मर वर्ड को आर्मरी से कनेक्ट नहीं करना है, मतलब आर्मरी जो है अलग वर्ड है। एक बार सब लोग कोशिश करेंगे इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, मैं आपको फिर बताता हूँ। आर्मरी का मतलब होता है आपके हथियारों का, आपके आर्म्स का जखीरा, ऐसी जगह जहाँ पे अपने सारी स्टोरेज किए हुए हैं अपने वेपन्स को, है ना। स्टोरेज ऑफ अ कंट्रीज, एक सेकेंड रुकना है ना, कंट्रीज वेपन्स।
अब आर्मरी के लिए और भी वन वर्ड्स है हमारे पास। आर्मरी तो आप सीख ही गए हैं। एक वन वर्ड है वेपनरी और एक और वर्ड है इसके लिए कैश, CACHE। ठीक है, तो तीनों का मतलब क्या है, आपके हथियारों का, समझ गए ना, पूरा जो तामझाम है उसको आर्मरी, वेपनरी या कैश बोलते हैं। चलिए ये वन वर्ड याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है, अच्छा फोकस के बाद में, कंसंट्रेट के बाद में, दोनों के बाद हमेशा ऑन आएगा, आपको पता ही है। आउटपोस्ट मतलब दूर दराज की आपकी पोस्ट। मार्स एक प्लेनेट है, इसके आगे नाम के आगे द नहीं आएगा, आपको पता है प्लेनेट्स के आगे नाम के आगे कभी भी द नहीं लगाते हैं। माइटी का मतलब है वेरी पावरफुल, वेरी पोटेंट। करेक्ट टू हेल्प फंड द मार्स एफर्ट स्पेस एक्स लॉन्च्ड स्टारलिंक। कह रहे हेल्प करने के लिए, फंड करने के लिए। हेल्प फंड का मतलब है फंड करने में हेल्प करना, पैसे की मदद करना। और किसको? इनके मार्स एफर्ट को। ये चाहते हैं कि मार्स पे एक सभ्यता बसाएं, लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करें, तो उसके लिए पैसा चाहिए। कह रहा उस पैसे को जुगाड़ने के लिए स्पेस एक्स ने लॉन्च कर दिया स्टारलिंक नाम की एक कंपनी। अब ये क्या है जी? कह रहे अ ह्यूज कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, कॉन्स्टलेशन है सैटेलाइट्स का। और कौन से सैटेलाइट्स? दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू आइसोलेटेड यूजर्स। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो इंटरनेट एक्सेस ला करके देते हैं दूर दराज के आइसोलेट हुए हुए यूजर्स को। तो देखो इन्होंने कितना दिमाग लगाया, मार्स पे ले जाना है सबको, लेकिन पैसा चाहिए, तो पैसा जुगाड़ने के लिए एक स्टारलिंक नाम की कंपनी बना दी, उसमें सैटेलाइट खड़े कर दिए। सैटेलाइट आपको इंटरनेट देंगे, आपसे थोड़ा बहुत पैसा लेंगे और उस पैसे से आप ही को मार्स पे भेजने की आगे की तैयारी करेंगे। स्पेस एक्स की वर्ब है लॉन्च्ड, दैट की वर्ब है प्रोवाइड, दैट आया सैटेलाइट्स के लिए, सैटेलाइट प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, है ना। ये वर्ड जो है वन वर्ड की तरह काम करता है किसी भी एक जैसी चीज़ों के ग्रुप के लिए। चलो और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है, आगे बढ़े। कह रहा है मीनवाइल मिस्टर मस्क सेड ऑन October 3rd दैट ही वुड आफ्टर ऑल बाय ट्विटर। कह रहा है और इसी बीच, इसी के चलते मिस्टर मस्क ने कह दिया 3 अक्टूबर को कि वो बाय करेंगे आफ्टर ऑल, सब चीज़ों के बाद में, ट्विटर को। और ट्विटर क्या है? अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, a move he portrays as a civilization preserving defense of free speech। कह रहा है ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इनकी जो ये हरकत है पूरी कि मैं इसको खरीदूंगा, इसको बेचूंगा, कह रहा है ये हरकत पोर्ट्रे करती है, दिखाती है। अच्छा किसको दिखाती है जी? ये दिखाती है सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करने वाले इनके डिफेंस को, जो है फ्री स्पीच का। तो ये क्या कह रहे हैं इलोन मस्क? अब मैं इस मानव सभ्यता की फ्री स्पीच के डिफेंस में आ गया हूँ, अब मैं ट्विटर को खरीदूंगा और लोगों की फ्री स्पीच को बनाए रखूंगा। तो सिविलाइजेशन को मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ ट्विटर के जरिए, इसको भी मैं खरीद के दिखाऊंगा। मस्क की वर्ब होगी सेड, ही की वर्ब है वुड बाय, ही की वर्ब है पोर्ट्रेज। पोर्ट्रे का मतलब है दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। चलिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, लेकिन भाई डरना मत, डर जाओगे तो फिर सीखोगे कैसे? मैं भी तो सिखा रहा हूँ ना आपको पढ़ पढ़ा के, तो आप भी सीख सकते हो। अब आ जाओ आगे। आगे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है given that Mr. Musk desired to change the future, it is hardly surprising to see him using the powers he is accruing। कह रहा है देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, अच्छा किस चीज़ को भाई? मिस्टर मस्क के डिज़ायर को, इनकी इस इच्छा को। और किस चीज़ की इच्छा? चेंज कर देने की हमारे फ्यूचर को। कह रहे हैं इसको देखते हुए, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है, हार्डली, ये ना के बराबर ही आश्चर्य की बात है। और क्या करना? इस आदमी को देखना, यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए। और किनको? उन ताकतों को जिनको ये इकट्ठा करके बैठा है, ही इज़ अक्रूइंग। अच्छा क्यों करके बैठा है? टू इंटरवीन इन द प्रेजेंट, टू हमारे भविष्य में नहीं, हमारे वर्तमान में भी इंटरवीन करने के लिए, अपनी टांग फंसाने के लिए। आ रही बात समझ में? तो फ्यूचर को तो चेंज करना ही चाहते हैं ये, लेकिन ये भी बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ये जो पावर्स इनके पास है ना, उससे हमारा प्रेजेंट भी चेंज करने की कोशिश आजकल करने लगे हैं। इट की वर्ब है इज, ही की वर्ब है इज अक्रूइंग। अक्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना, अमास करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। ये गिवन दैट आप जानते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को देखते हुए। अब ये गिवन और गिवन दैट वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जल्दी से करवा देता हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है पूरा। कैसे? ध्यान से देखो। देखो गिवन का मतलब ये है देखते हुए, गिवन दैट का मतलब भी है देखते हुए। दोनों में फ़र्क क्या है? गिवन एक प्रेपोजिशन है और गिवन दैट एक कंजंक्शन है। यहाँ मैंने गलती से लिखा नहीं है, लिख देता हूँ कंजंक्शन। ऐसा क्यों? देखो कंजंक्शन अपने बाद में लेती है क्लोज, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, और प्रेपोजिशन अपने बाद में लेती है एक नाउन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट। तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस में आ क्या रहा है गिवन या गिवन दैट के बाद। अगर तो क्लोज आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आ रहा है, तब आप गिवन दैट को यूज़ करें। और अगर एक नाउन आ रहा है बिना वर्ब के, खाली सब्जेक्ट बन रहा है बिना वर्ब के, तो उस केस में यूज़ करें गिवन को। मीनिंग दोनों का एक ही है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। रशिया यूक्रेन क्राइसिस सीम्स नो साइन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस दिखाई देता है, दिखता है, सीम्स की जगह यहाँ कर दो शोज कर दो, है ना।
शोस। तो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो दिखाता है, शो करता है, किसी भी साइन को नहीं, डिसकंटिन्यूएशन के, थमने के किसी भी निशान को नहीं दिखाता, ऐसा समझ लो। कह रहा है कैसे, गिवन दैट लेटेस्ट मिसाइल स्ट्राइक्स बाय रशिया ऑन यूक्रेनियन सिटीज़, देखते हुए जो नई जो लेटेस्ट मिसाइल की स्ट्राइक्स की गई हैं रशिया के द्वारा यूक्रेन की सिटीज़ के ऊपर, तो इस चीज़ को देखते हुए लगता है कि ये क्राइसिस थमने वाला नहीं है। अब देखो मुझे ये बताओ, इस पूरे में सब्जेक्ट वर्ब आया है या नहीं आया? नहीं आया। लेटेस्ट एक एडजेक्टिव है, मिसाइल स्ट्राइक एक नाउन है, बाय प्रेपोजिशन है, रशिया इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है, यूक्रेन सिटीज़ का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक नाउन आया है मिसाइल स्ट्राइक्स, इस नाउन के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा गिवन को। बात आ गई समझ में? गिवन दैट नहीं आ सकता, गिवन दैट के लिए नाउन की वर्ब होनी चाहिए, जैसे अगले में मिल जाएगी आपको। यूक्रेन रशिया क्राइसिस शोज नो साइन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, गिवन या गिवन दैट रशिया हैज स्ट्रक यूक्रेनियन सिटीज़ विद सेवरल मिसाइल्स। इस चीज़ को देखते हुए कि रशिया ने हमला कर दिया है यूक्रेन की सिटीज़ पे जो है कई सारी मिसाइलों से। यहाँ पे रशिया आ गया है सब्जेक्ट बन के, हैज स्ट्रक बन गई है इसकी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब दोनों आगे बन गया क्लोज। तो अब यहाँ पे गिवन नहीं, अब यहाँ पे लगेगा गिवन दैट। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चेक कर लोगे सेंटेंस में क्या लगाना है, कैसे लगाना है, फॉर्मूला आपको पता लग गया है ना। फर्स्ट वाले में लगेगा गिवन, यहाँ लगेगा गिवन। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना तो अब आपको ये एरर समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इसने लगा दिया भाई साहब गिवन दैट, और यहाँ लगाया हुआ है मिस्टर मस्क डिजायर टू चेंज द फ्यूचर, आगे आ गया कॉमा। तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आई, इसलिए गिवन आना चाहिए, गिवन दैट नहीं आ सकता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन स्पेस एक्स सेंट स्टारलिंक टर्मिनल्स एंड स्विच्ड ऑन सैटेलाइट कवरेज। कह रहे जब इन्वेजन हो गया यूक्रेन का तो स्पेस एक्स ने भेज दिया स्टारलिंक के टर्मिनल्स को, स्टारलिंक के जो है सैटेलाइट्स को, ऐसा समझ लो, और इन्होंने स्विच ऑन कर दिया, शुरू कर दिया सैटेलाइट की कवरेज को। कह रहा विच हेल्प्ड यूक्रेन सिटीज़ रिस्टोर वाइटल सर्विसेज। कह रहे जिस चीज़ ने मदद किया यूक्रेन की सिटीज़ को बहाल करने में, रिस्टोर करने में वाइटल सर्विसेज को, जरूरी सर्विसेज को, एंड इट्स फोर्सेज प्रिवेल ऑन द बैटलफील्ड, और इसकी फोर्सेस को डोमिनेट करने में, विन करने में बैटलफील्ड में, जंग के मैदान में। तो यूक्रेन पे हमला हुआ, इसने अपने सैटेलाइट भेज दिए इलॉन मस्क जी ने, सारे सैटेलाइट्स की वजह से यूक्रेन की सिटीज़ अच्छे से काम भी करती रही हमले के बीच में, और इनके फौजियों को बैटलफील्ड पे जीत जो है प्रिवेल करने को भी मिला, डोमिनेट करने को भी मिला। स्पेसएक्स की वर्ब है सेंट, दूसरी वर्ब है स्विच्ड ऑफ, विच की वर्ब है हेल्ड, वाइटल का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, है ना, एसेंशियल। प्रिवेल का मतलब है डोमिनेट करना, विन ओवर करना, किसी चीज़ पे दबदबा बनाना, है ना, प्रिवेल करना। ये वर्ड देख चुके हो आप शुरू में। अब और आगे देखते हैं। कह रहे हाउएवर द फैक्ट दैट मिस्टर मस्क कैन इन अ सिंगल वीक गेट इनटू अ ट्विटर स्पैट विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। कह रहे हालांकि जो ये फैक्ट है ना, जो ये तथ्य है, ये बात है कि मिस्टर मस्क जो है एक ही वीक में गेट इनटू कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। गेट इनटू करना मतलब कहीं घुस जाना, और किस में घुस जाना? एक ट्विटर स्पैट में, ट्विटर के ऊपर एक नोक झोंक में, एक डिस्प्यूट में, और किसके साथ में? विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ में। और कहाँ पे? इन एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, एक ऑनलाइन डिस्कशन के फोरम पे, यानी कि मंच पे, प्लेटफॉर्म पे। कह रहा कौन सा प्लेटफॉर्म? दैट ही हैज़ जस्ट अग्रीड टू बाय, ये वही प्लेटफॉर्म है ट्विटर जिसको अभी भी वो अग्री हुए हैं बाय करने को। कह रहा ये जो फैक्ट है ना अपने आप में, कि जिस चीज़ को बाय करना चाहते हैं वहीं पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट से एक ही हफ्ते में वो लड़ाई करने लगे ट्विटर पे। कह रहे वाइल ऑल्सो सेंडिंग पीपल इनटू ऑर्बिट, कह रहे वहीं जबकि दूसरी तरफ वो सेंड कर रहे थे लोगों को उसी हफ्ते में ऑर्बिट के अंदर, उसी हफ्ते अपने रॉकेट भी उड़ा रहे थे। कह रहे ये जो फैक्ट है ना अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेट्स द एक्सटेंट टू विच हिज ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर्स हैव ग्रांटेड हिम जियोपॉलिटिकल क्लाउड्स। यही दिखाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है उस एक्सटेंट को, उस लेवल को, जहाँ तक टू विच, जहाँ तक उनका लगातार बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी में जो सुपर पावर है उसने उनको ग्रांट कर दिया है, ग्रांट हिम कर दिया है, दे दिया है जियोपॉलिटिकल क्लाउड को, अंतर्राष्ट्रीय जो है इन्फ्लुएंस को। तो हर जगह इन्होंने पांव फंसा रखा है, ट्विटर पे लड़ाई कर रहे हैं जेलेंस्की के साथ में, फिर बोलते हैं मैं ट्विटर खरीद लूँगा, फिर लोगों को मार्स पे भेज रहे हैं हाथों हाथ, इधर लड़ाई हो रही है, इधर इनके रॉकेट उड़ रहे हैं। तो दिखाई देता है कि इस आदमी का जियोपॉलिटिकल क्लाउड तो बहुत बढ़ता जा रहा है इस मास्टरमाइंड का। सेंटेंस सिंपल है लेकिन लंबा है। फैट की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेट्स, मस्क की वर्ब है कैन गेट इनटू, ही आया मस्क के लिए, वर्ब है हैज जस्ट अग्रीड। अच्छा, ऑर्बिट का मतलब आप जानते हैं स्पेस, है ना, धरती के चारों तरफ का स्पेस। सुपर पावर्स की वर्ब है हैव ग्रांटेड, ग्रांट का मतलब है दे देना। क्लाउड का मतलब है इन्फ्लुएंस, आपकी अथॉरिटी, आपका स्वे। कह इट इज वरिंग दैट वन मैन can choose whether to extend internet access to anywhere
ऑन अर्थ। कह रहे बहुत ही वरिंग बात है, ये बड़ी ही परेशानी की बात है दैट ये कि एक आदमी अब चूज़ कर सकता है, उसकी इच्छा की बात हो गई है कि हाँ या ना, कि एक्सटेंड किया जाए या बढ़ाया ना जाए, और किसको, इंटरनेट के एक्सेस को, और कहाँ तक, कहीं पे भी हमारी अर्थ पे, ऑन अर्थ। कह रहे कैन डिसाइड हु कैन यूज़ इट। कह रहे ये आदमी डिसाइड भी कर सकता है कि कौन इस इंटरनेट को यूज़ करेगा, एंड कैन टर्न इट ऑफ एट विल, और ये आदमी टर्न ऑफ भी कर सकता है, इसको बंद भी कर सकता है एट विल, अपनी इच्छा के हिसाब से। तो कह रहे बड़ी वरिंग सी बात है कि एक आदमी के पास इतनी पावर है कि वो जहाँ बोलेगा वहाँ पे लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे, जितना बोलेगा उतना यूज़ करेंगे, जिसको वो चाहेगा बस वही यूज़ करेगा, और जब वो चाहेगा वो इंटरनेट यूज़ करना बंद भी कर देंगे। इट की वर्ब है इज़, वन मैन की वर्ब है कैन चूज़, इसकी दूसरी वर्ब है कैन डिसाइड, और तीसरी वर्ब है कैन टर्न। हु आया इसी वन मैन के लिए, हु की वर्ब है कैन यूज़ इट। चलिए आगे बढ़े। लास्ट सेंटेंस है, अब इसके लिए कुछ छोटी मोटी इलॉन मस्क के लिए सजेशंस आपको मिलेंगे। कह रहा है मिस्टर स्टार्क्स अटेम्प्ट टू पुट आर्मर अराउंड अर्थ लेड टू हिज नियर डिस्ट्रक्शन। कह रहा है मिस्टर स्टार्क का जो अटेम्प्ट था, और था वो जो रखने का एक आर्मर को, एक सुरक्षा कवच को पूरी दुनिया के चारों तरफ अराउंड द अर्थ। कह रहे ये जो इनका अटेम्प्ट था ना, ये लीड टू कर गया इनको, और कहाँ तक, नियर डिस्ट्रक्शन तक, है ना। इस वजह से स्टार्क जो है, कम से टोनी स्टार्क अपनी कॉमिक बुक के अंदर, अपनी मूवी के अंदर ऑलमोस्ट मरने ही वाले से अपने इस अटेम्प्ट की वजह से। फिर उसके बाद क्या हुआ, कह रहे द चेसेंड बिलियनर सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड यूएन ओवरसाइट। कह रहे फिर उसके बाद जब ये मरने लगे, डिस्ट्रक्शन की कगार पे आ गए, कह रहे जब उसके बाद ये चेस्ट हो गए ना, चेसेंड का मतलब है करेक्टेड, जब ये प्योर हो गए, जब इनको डिसिप्लिन किया गया, इनको करेक्ट किया गया। कह रहे जब ये प्योर हो गए, करेक्टेड हो गए, कह रहे इस बिलियनर ने, टोनी स्टार्क ने, उसके बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि यूएन की ओवरसाइट को ये मंजूर करते हैं। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी, यानी कि मॉनिटरिंग। तो टोनी स्टार्क भी अपनी कॉमिक बुक के अंदर आखिरकार उनको अकल आ गई थी, है ना। उन्होंने बोल दिया कि यूएन जैसा बोलेगा मैं वैसा कर दूंगा। अटेम्प्ट की वर्ब है लेड, बिलियनर की वर्ब है एक्सेप्टेड। ओवरसाइट का मतलब होता है मॉनिटरिंग, है ना, सुपरविजन। आर्मर आप जानते ही हैं, सुरक्षा कवच को बोलते हैं, प्रोटेक्टिव आर्मर। आर्मरी नाम का वर्ड भी आप देख चुके हैं, हथियारों की स्टोरेज को, वेपनरी को बोलते हैं आर्मरी। चेसेंट का मतलब है जो चेस्ट हो चुका हो, जो सुधर चुका हो, जो प्योर हो चुका हो, लेकिन गलत काम करने के बाद, सजा पाने के बाद, है ना, चेसेंट। चलिए अब मस्क की बात करेगा, पर आगे कह रहा है मिस्टर मस्क सीम्स अनलाइकली टू फॉलो सूट। कह रहे लेकिन मिस्टर मस्क को अभी भी अकल नहीं आई, ये अनलाइकली लगते हैं कि ये टोनी स्टार्क के रास्ते पे चलेंगे, फॉलो सूट करेंगे। फॉलो सूट का मतलब है किसी के नक्शे कदम पे चलना, किसी की एक्शन को दोहराना। बात आ गई समझ में। अच्छा और क्या करेंगे जी ये, कह रहे कॉमिक बुक फैंस मस्ट होप इंस्टेड दैट ही टेक्स टू हार्ट द विजडम। कह रहे कॉमिक बुक के फैंस को, जो टोनी स्टार्क की कॉमिक्स पढ़ते हैं, उनको अब होप करनी चाहिए, इस चीज़ को उम्मीद रखनी चाहिए, और क्या बजाय इस चीज़ की, इंस्टेड मतलब बजाय, दैट वो ये कि ये जो आदमी है इलॉन मस्क, अब वो टेक टू हार्ट करेगा, इस चीज़ को अपने दिल पे ले लेगा। अच्छा किस चीज़ को भाई, उस विजडम को, उस समझदारी वाली बात को। कौन सी बात, इम्पार्टेड टू पीटर पार्कर, जो इम्पार्ट की गई थी, जो सिखाई गई थी। इम्पार्ट का मतलब है किसी को कुछ सिखाना, जो सिखाई गई थी पीटर पार्कर नाम के दूसरे कॉमिक कैरेक्टर को। कह रहे जो ऑल्सो नोन एज है, AKA है, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज। कह रहे जिसका दूसरा नाम है स्पाइडर मैन। अब वो बात बताएगा यहाँ पे कॉलम लगा के, वो बात कौन सी है। बात ये है विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी पावर के साथ में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अरे मजाक की बात कर रहा है। कह रहे कॉमिक बुक्स के फैंस को अब यही होप करना चाहिए कि ये जो मतलब इलॉन मस्क हैं, ये टोनी स्टार्क को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम शायद स्पाइडरमैन के अंकल ने जो उनसे कहा था मरते वक्त कि बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस बात को तो कम से कम ये अपने दिल तक ले लेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। फैंस की वो है मस्ट होप, ही आया मस्क के लिए, इसकी वो है टेक्स टू हार्ट। टेक टू हार्ट मतलब किसी चीज़ को दिल पे लेना, सीरियसली लेना। इम्पार्ट का मतलब है किसी चीज़ को सबको देना। जनरली नॉलेज, स्किल्स, टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं, है ना। तो वो विजडम जो उनको दी गई थी, जो नॉलेज इनको पीटर पार्कर को उनके अंकल ने दी थी। पावर की वर्ब है कम्स। कर एज इट इज़ सेड पावर मे नॉट ऑलवेज करप्ट बट इट ऑलवेज रिवील्स। करे जैसा कि कहा जाता है, पावर जो है ना, ज़रूरी नहीं है हमेशा ही वो आपको करप्ट करे, आपका कैरेक्टर ख़राब करे। कह रहे लेकिन ये हमेशा कुछ रिवील करती है, कुछ नई चीज़ तो आपको दिखाएगी। रिवील करना मतलब खुलासा करना। तो ज़रूरी नहीं है पावर की वजह से आप पागल हो जाएं, आप बहुत ख़राब आदमी बन जाएं, लेकिन पावर के वजह से आपके अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर निकल करके आएंगी। इट विल ऑलवेज रिवील समथिंग। कह रहा वट मिस्टर मस्क पावर रिवील्स विल बियर क्लोज इंस्पेक्शन। कह रहा कौन सी चीज़ मिस्टर मस्क की पावर अब रिवील करने वाली है,
मस्क के अंदर से हमें निकल के दिखाई देने वाला है कह रहा है जो चीज़ है ना वो वट वो बेयर करेगी, वो नेसेसिटेट करेगी, ज़रूरी बनाएगी बहुत ही नज़दीकी जांच को, क्लोज इंस्पेक्शन को। आई बात समझ में? तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि मस्क के अंदर से कौन कौन सी नई चीज़ें हमें दिखाई देखने को मिलती हैं इनकी इस पावर की वजह से। वट की वर्ब है विल वियर, मस्क की पावर की वर्ब है रिवील्स। थोड़ा सा अजीबोगरीब आर्टिकल था, लेकिन ऐसे आर्टिकल अगर एग्जाम में आ जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी आपकी, आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है ना। इसीलिए ऐसे आर्टिकल्स ले रहा हूँ, आपको थोड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि वीक में कम से कम 2 नए आर्टिकल्स अलग अलग सोर्सेज से आपको करवाऊँ। जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सी कंपनी का इलोन मस्क से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो आर्टिकल आपने पढ़ा है खुली आंख से, एक कंपनी का कोई नाम नहीं आया, वो कंपनी आपका आंसर बन जाएगी। निकाल लो वो कंपनी कौन सी है। इसमें आपसे पूछा है वन वर्ड, वो आदमी जो अपनी हीलिंग से, अपनी इंजरी से हील कर रहा हो, जो स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा। तो ये सेंस वाले जो वर्ड मैंने आपको 3 करवाए थे, उन्हीं में से एक वन वर्ड आपको यहाँ लगाना है। तीसरे चौथे में 2 एरर्स मिलेंगी। एरर्स कहाँ मिलेंगी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एक एरर यहाँ मिल सकती है, दूसरी एरर आपको मिल सकती है इसके आसपास। तो इन एरर्स को आपको निकालना है। 5वें के अंदर आपको एक फिलर मिला है, इस फिलर में सही वर्ड को डालना है। इंजेन्युअस, डिसइंजेन्युअस, इंजीनियस या विल्डिंग। चारों के मीनिंग आप जानते हो, जीनियस, जेन्युअस, है ना, याद है ना। तो सही वर्ड को सही मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे बिठाओ। 5 क्वेश्चंस के आंसर विद डिटेल्स आपको मिलेंगे इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, जाके चेक करो फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे, और बताओ आउट ऑफ 5 आपको कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।